हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर यहाँ पर 43 और 44 है। देखिए, आज हम इन दोनों चैप्टरों के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों को देखेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, कौन कहाँ पर डिफरेंस है और कौन कौन से संवैधानिक प्रबंध हैं इनके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। तो आप सभी को मालूम होगा, संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत का एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। भर्ती अभिकरण आप जानते हैं, विभिन्न विभागों में जो भर्तियां होती हैं, विभिन्न पदों के लिए जो भर्तियां वगैरह होती हैं, उनको कार्य कराने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो संघ लोक सेवा आयोग की सौंपी गई है। यानी कि ये किसके संदर्भ में बोला गया है? केंद्रीय भर्तियों के संदर्भ में। ठीक है, यानी केंद्र सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां हैं, उनके संबंध में जो है नियुक्ति वगैरह करने का, उनका कैसे चयन होगा, ठीक है, कैसे परीक्षा करवानी है, उन सब का कार्य यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र रूप में एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के प्रावधान के अकॉर्डिंग इसका जो है गठन हुआ है। ठीक है, और संविधान जब बन के तैयार हुआ तभी उसमें वर्णित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप ये लिख लेना कि एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसे जो है संविधान में 14वें भाग में यहाँ पे रखा गया है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसमें इसकी स्वतंत्रता, शक्तियाँ, ठीक है, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता क्या क्या होंगी, शक्तियाँ क्या क्या मिली होंगी, नियुक्तियाँ, बर्खास्तियाँ, तो इन जो है इन सब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर संरचनाएं देख लेते हैं, इनका इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग है, संरचना ये कहती है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और कुछ अन्य कैंडिडेट सदस्य होंगे। ठीक है, जिनकी नियुक्ति जो होगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये होगी। ठीक है, ये जो प्रावधान है ये संविधान के आर्टिकल 316 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 316 के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग के में एक अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम संविधान यहाँ पर देखें, यानी कि यहाँ पर हम इनके बारे में देखें, तो यहाँ पर ये पाएंगे कि यहाँ पर इनकी सदस्य संख्या कितनी होगी, इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी ये राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर, यानी जब जैसा कितना काम हो, ठीक है, कितनी कितनी उपयोगिता है वहाँ पर, उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सदस्यों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर सदस्यों के बारे में और या फिर अध्यक्ष के बारे में एक बात और है कि संविधान में कहीं भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भाई ये लोग फलाने इतनी डिग्री होनी चाहिए, ये इनके मानक होने चाहिए, ऐसा कहीं भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया संविधान में। लेकिन फिर भी हमने जो है यहाँ पर जो है अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया है आयोग में अभी जो है कि कम से कम भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम का अनुभव तो हो। ठीक है, तब उसे जो है यहाँ पर सदस्य बनाया जाए, अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाए, ऐसा यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया बाद में बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यह राष्ट्रपति को छोड़ दिया गया है कि ये आयोग की संरचना का निर्धारण करे। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कितना इसमें पद, किसमें सदस्य होंगे, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी जो है, यानी कि अभी यहाँ पे साधारणतः कितने पद हैं, यानी साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, यानी कहीं कहीं 9 और कभी कभी 11 तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, 9 से 11 के बीच इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगली बात यह है कि यहाँ पर योग्यता के बारे में कहीं नहीं लिखा है, इसमें पद यानी पदों में सदस्य कितने होंगे वहीं वो कहीं नहीं लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर वही बात इन्होंने बाद में कर ली, अपने क्राइटेरिया बना लिया कि भाई कम से कम 10 साल की योग्यता तो होनी चाहिए, उस आधार पर हम यहाँ पर नियुक्त करेंगे किसी व्यक्ति को लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्त करेंगे, ऐसा इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए इनकी जो कार्यकाल है, यानी पदावधि, यानी कितने समय तक ये जो लोग जो हैं अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, ठीक है, इस पर अपना पद धारण करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर 55 साल का है। ठीक है, अब 55 साल के व्यक्ति को यहाँ पर अगर उसका कार्यकाल देखा जाए तो भाई 61 साल में वो अपना जो पद छोड़ देगा। ठीक है, 61 साल पर अपना त्यागपत्र दे देगा और वो वहां से पद से हट जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे 62 साल की एज पर जो है यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया गया संघ लोक सेवा आयोग का, तो क्या होगा? तो उसे केवल 4 साल का ही कार्यकाल मिलेगा, यानी जैसे 66 साल का होगा, जैसे क्योंकि उसने 66 साल की एज तक का यहाँ पे फाउंडेशन है, तो 66 साल का होते ही जो है उसको अपने आप रिटायर हो जाएगा। ठीक है, भाव ये नहीं माना जाएगा भाई 2 साल इसके रह गए, 2 साल इसके कम थे, ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, 66 बोल रहा हूँ मैं, 65 साल की, सॉरी 66 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 65 साल बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि भाई इसके ये यहाँ पर इतना 3 साल कम थे या फिर ये था वो था, वो कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रावधान है। इसके अलावा यहाँ पर कार्यकारी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति का भी प्रावधान है। ये नियुक्ति कब होती है? ये नियुक्ति जब होती है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर
अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हो, ठीक है, यानी या फिर अध्यक्ष जो है किसी दूसरे कारण से अपने काम पर अनुपस्थित हो और काम नहीं कर पा रहा हो, ऐसे में यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का भी प्रावधान है, ठीक है। और जब कार्यवाहक अध्यक्ष ये तब तक काम करेगा जब अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या फिर से वो जो अपना अध्यक्ष है वो नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक कार्यवाहक बना रहेगा, ठीक है। अगली बात यहाँ देख लेते हैं, इन्हें निष्कासन यानी इन्हें हटाया किस प्रकार से जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे कैंडिडेटों को इस आधार पर हटा सकते हैं। कौन कौन से आधार हैं, यानी अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालिया का मतलब होता है कि भाई बैंक का कर्जदार हो गया है, बैंकों ने उसे कर्जदार घोषित कर दिया है, मान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, हो सकता है उसने भाई कोई लोन वगैरह लिया हो, उसे चुकाने में असमर्थ हो गया हो, ऐसे में बैंक ने घोषणा कर दी भाई उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, तो वो दिवालिया घोषित किया, दिवालिया माना जाएगा। विजय माल्या टाइप लोग हैं, नीरव मोदी टाइप में, ये दिवालिया लोग हैं, ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरी बात यह है कि अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी से वेतन के नियोजन में न लगा हो। दूसरी बात यह है कि भाई अगर मान लीजिए अपने पद के दौरान वो कहीं किसी और कार्य में, किसी और जो है संस्था में नियोजन में लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है, ठीक है। अगली बात यह है, राष्ट्रपति भाई ये समझ ले कि भाई वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से असक्षम है या फिर शारीरिक असक्षमता के कारण अपने पद का जो है कार्यभार नहीं निभा पा रहा है, यानी अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उस आधार पर भी इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को ये हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और दूसरे अध्यक्षों को जो कदाचार के कारणों के लिए भी हटा सकता है, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर के आधार पर भी इसे हटा सकता है। जैसे ये जो होते हैं यानी जो कदाचार के आधार पर हटाए जाते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय से यहाँ पर परामर्श लेना जरूरी है। अगर उच्चतम न्यायालय जो है यहाँ पर बर्खास्त करने वाले परामर्श का समर्थन कर देगा, तो राष्ट्रपति जो होगा वो अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। इसके लिए जो है उच्चतम न्यायालय की सलाह जो है वो बाध्यकारी बना दी है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर राष्ट्रपति को और बाध्यकारी बना दी है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है जब तक उच्चतम न्यायालय यहाँ पर अनुशंसा ना कर दे, उच्चतम न्यायालय ये ना देख ले कि भाई ये हटा रहे हैं, बिल्कुल सही हटा रहे हैं, गलत हटा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए कदाचार का मतलब क्या होता है। कदाचार के बारे में यहाँ पे कुछ संविधान में लिखा गया है, ठीक है। जैसे कदाचार के बारे में ये लिखा है, संविधान ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के, ठीक है, किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट को कदाचार में दोषी पाया गया, तो उसका कारण क्या हो सकता है। ये हो सकता है भाई भारत सरकार का कोई और विभाग हो, उसके साथ उसकी सांठगांठ चल रही हो, उसके साथ उसने कोई यहाँ पर लेन देन का संबंध बना लिया हो ताकि भर्तियों वगैरह में उसकी जो प्रक्रिया आसान कर दे, या फिर कोई और लाभ के पर्पज से, ठीक है, उसने पद वहाँ से वो जो है पैसे वगैरह ले ली हो, तो ये कदाचार में आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई प्राइवेट फर्म वगैरह है, प्राइवेट कंपनी के सदस्य के रूप में सदस्यता ले ली हो, कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप में उसने कोई टाइप वगैरह कर लिया हो, ठीक है, किसी फायदे के लिए, मुनाफे के लिए, तो ऐसे टाइम पर वो यहाँ पर जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उसे जो है अपने पद से हटा दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कदाचार के बारे में। अब देखते हैं स्वतंत्रता क्या क्या मिली है उन्हें। देखिए स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में जो वर्णित प्रावधान है उनके आधारों पर ही हटा सकता है, ठीक है, यानी इनका पदावधि सिक्योर है। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो कि जब चाहे तब हटा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी सेवा शर्तें जो है वो राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, क्या क्या इनके दायित्व होंगे, वो सब तय करना जो है कार्य किसका है, राष्ट्रपति का है। अगली बात यहाँ पर यह है कि भाई इनके लोगों का जो अध्यक्ष सदस्य है इनका वेतन कहाँ से मिलता है, यानी इनका वेतन, भत्ता, पेंशन सब जो होता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। ये आप ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जाता है कि इन लोगों का वेतन, भत्ता, पेंशन कहाँ से होता है, वो भारतीय संचित निधि से प्राप्त करते हैं ये लोग, और इस पर कभी संसद में मतदान नहीं होता है इनके, यानी कि इनकी पेंशन के ऊपर, इन सब के ऊपर सभी संसद में मतदान नहीं होता कि भाई पेंशन इनकी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके संदर्भ में कभी मतदान नहीं होता है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका चौथा पॉइंट है और पांचवा पॉइंट है, इसे ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, इसे ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, रिटायर्ड होने के बाद, इन कार्यकाल के बाद भारत सरकार के या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है अपने रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक है, भारत सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी यहाँ पर भारत सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी या फिर और संस्था में वो नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, पात्र नहीं हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे, अब यहाँ पे बात कही गई सदस्यों के बारे में। अब देखिए ये तो अध्यक्ष के बारे में बात थी, ध्यान रखना है किसके बारे में थी, अध्यक्ष के बारे में कहा गया था।
अब सदस्यों के बारे में कही गई बात कि सदस्य जब रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें क्या कर सकते हैं, वो क्या वो कहीं उनकी जो फिर से उन्हें नियुक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और नियुक्त कहाँ किया जा सकता है वो बताया गया है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस जो है याद रखना आप। देखिए संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पर जो ये यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, ये रिटायर होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया जा सकता है, या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के कोई और विभाग है वहां पर उस नियोजन में ये पात्र नहीं माने जाएंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे विशेष करके नोटिस यहाँ पे फोकस किया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी कि ये सदस्य जो है, मान लो सदस्य जो है, इन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग में पूरा कर लिया। अब उसके बाद 6 साल का कार्यकाल पूरा करने में मान लीजिए कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर 50 साल की एज में उसने संघ लोक सेवा आयोग में प्रवेश किया है, 56 साल में यहाँ पे रिटायरमेंट हो गया। 56 के बाद ये व्यक्ति जो है यहाँ पर फिर से, यानी व्यक्ति को जो है फिर से यहाँ पर आपके यूपीएससी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, या किसी राज्य स्तरीय राज्य लोक सेवा आयोग में यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसे पुनः सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, चाहे वो आपका संघ लोक सेवा आयोग में हो। संघ लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं है, सदस्य को फिर से सदस्य बनाना है, ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं है। ना ही इसे राज्य लोक सेवा आयोग यहाँ पर भी सदस्य नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पे केवल वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। और इसके अलावा तमाम जो विभाग होते हैं, तमाम जो और जो आपके प्राधिकरण वगैरह बने, यहाँ पर भी वो नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये साफ साफ इसमें मनाही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्य क्या है, इनके कार्य देख लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, और आईएफएस, ठीक है, और तमाम और सारी क्लास ए क्लास बी की सेवाएं हैं। तो इन सेवाओं यानी कि इन सेवाओं के संबंध में केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति है, परीक्षाओं का आयोजन ही कराना, ये इसका कार्य है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये यानी कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्यों को किसी भी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी उन्हें चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए वो विशेष यहाँ पे उपबंध कर सकता है, विशेष प्रावधान के तहत वहाँ पर एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवा सकता है, वहाँ के अभ्यर्थियों को चयन कर सकता है, ये भी यहाँ पे शक्ति प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, देखिए यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ये सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। देखिए ये लोक नियोजन से संबंधित है, यानी कि लोक नियोजन के अवसर वगैरह होते हैं या फिर उनकी नियुक्तियां वगैरह, भर्तियां वगैरह हैं, उनके संबंध में अगर राज्यपाल अनुरोध करता है, ठीक है, और ये जब राष्ट्रपति से परमिशन मिल जाती है, भाई सलाह दें या ना दें, ठीक है, तब ये सलाह अपनी दे सकता है किसी राज्य के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ और प्रावधान मिले हुए हैं, जैसे इन्हें जो है निजी प्रबंधन से संबंधित कुछ विषयों से परामर्श देता है, जैसे कौन कौन से विषयों में परामर्श देता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी सिविल सेवा पदों की भर्तियों से संबंधित पदों पर, ठीक है, उनके प्रोन्नति स्थानांतरण से संबंधित पदों पर, ठीक है, यानी परामर्श देता है, ध्यान रखना परामर्श देता है, इसके परामर्श बाध्यकारी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये परामर्श कभी आपने पढ़ा है संविधान में कि परामर्श जहां लिखा हो वो आप ये मत समझना बाध्यकारी होगा, ठीक है। परामर्श का मतलब बाध्यकारी होता नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 बार अपना अपना जो है बयान बदल दिया है, अपना डिसीजन बदला है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी पिछली अध्यायों में, ठीक है। तो यहाँ परामर्श का मतलब कभी ये मत लगा लेना कि भाई ये फाइनली मान ही लेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये है, यानी भारत सरकार के जो अनुशासनिक विषय हैं, जैसे यहाँ पर कुछ उनमें विषयों के ज्ञापन है, अर्जी में इसमें कुछ सम्मिलित हैं, ठीक है, तो उन विषयों पर यहाँ पर ये निंदा कर सकता है, वेतन वृद्धि देने से इनकार कर सकता है, ठीक है, पदोन्नति देने से इनकार कर सकता है, धन हानि की पुनः प्राप्ति, ठीक है, ऐसे कुछ विषय यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये सब बातें लिखी हैं, कही गई हैं, लेकिन हम मेन बातों पर आते हैं, मेन मुद्दों पर आते हैं। देखिए इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ये लाइनें, ठीक है, क्योंकि इन लाइनों में जो बातें सब लिख दी गई हैं, उन बातों का रियल लाइफ में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं रह जाता है, ठीक है। तो वो मेन बातों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सी मेन बातें जिन वजह से यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग का कभी कभी रोल जो छोटा हो जाता है। हमें वैसे संवैधानिक जहाँ प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी संघ लोक सेवा आयोग अपने आप में छोटा कर दिया गया है। कैसे कर दिया है वो देख लेते हैं। देखिए न्यायालय में, यानी कि यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है न्यायालय ने, ठीक है, कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में, यानी न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने, यानी कि यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर सरकार के बारे में लिखा है, ठीक है, यानी न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई कोई सरकार है, ठीक है, यानी केंद्र की सरकार हो, ठीक है, और अभी राज्य में पहुंचेंगे तो राज्यों के संदर्भ में देखेंगे, तो केंद्र की सरकार मान लीजिए अपने मनमाने ढंग से कोई काम कर रही है, यानी मान लीजिए अभी देखिए एक हाल में एक विषय उठा भी था, एक मुद्दा उठा भी था, आपने सुना भी होगा, एक कुछ जो है प्राइवेट फर्म से जो थे, यानी कि विशेष जो योग्यता रखने वाले व्यक्ति थे,
वो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू जो भर्तियां होती थी वहाँ पे पहुंचाए गए हैं, यानी उच्च पदों पे पहुंचाए गए हैं डायरेक्ट, ठीक है। 10-12 लोग पहुंचाए गए थे, शायद 10-12 कैंडिडेट पहुंचाए गए थे, नियुक्त किए गए थे। तो उस संबंध में बवाल भी उठा था, लोगों ने कहा था देखिए कैसे प्राइवेट तौर पर आपने कैंडिडेट पहुंचा दिए। लेकिन यहाँ पर पावर है सरकार को, ठीक है, ऐसा करने की। स्वयं जो है न्यायालय ने इस बारे में पुष्टि की है कि सरकार को पावर है ऐसा करने की। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आईएएस के थ्रू या आईपीएस के थ्रू ही विभिन्न बाद में पदोन्नति के द्वारा वहां तक पहुंचे, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार अगर चाहे कोई विशेष अर्हता वाला, विशेष योग्यता वाला व्यक्ति है और जो उसकी जानकारी में है, तो जरूरी नहीं है भाई यूपीएससी की जो वो तैयारी करने वाला या यूपीएससी एग्जाम देकर ही वो उसे वहां पर उस पद तक पहुंचाए, ठीक है। सरकार अगर ऐसा करना चाहती है तो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि न्यायालय, यानी कि न्यायालय ये जरूरी नहीं संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने के आधार पर ही जो है ये केंद्र सरकार निर्णय ले, ठीक है। और मान लीजिए अगर उसका संपर्क नहीं है उस समय और वो कोई निर्णय ले लेता है तो अमान्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। साफ साफ बात कह दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार कहीं भी किसी पद के लिए विशेष भर्ती वगैरह कर देती है, ठीक है, विशेष लोगों को यहाँ पर नियुक्त कर देती है। तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा संघ लोक सेवा आयोग ये कहेगा भाई आपने तो आईएएस एग्जाम ही नहीं दिलवाया, इससे आपने तो ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है ये, ठीक है। ये बात साफ साफ आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली बात यह है भाई, यहाँ पे कभी कभी कुछ बातें लिख दी जाती हैं, थोड़ा लगता है मजाक बना दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। जैसे भाई इसका काम वैसे तो क्या भर्ती करने का काम है, लेकिन जरूरत पड़ने पर से प्राधिकरण के रूप में, कॉर्पोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इसके साथ की जा सकती हैं। अब देखिए इनके जो वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं, इनकी रिपोर्ट वगैरह होती है, वो किसे दी जाती है वो यहाँ पे देखना जरूरी है। जो यूपीएससी जो होता है यानी संघ लोक सेवा आयोग है, हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई स्वतंत्र मंत्रालय है या विभाग है, इसको संघ लोक सेवा आयोग का कोई परामर्श दिया जा रहा है तो इसको खारिज करने का ये अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीमाएं भी हैं इसकी कुछ। अब देखिए सीमाएं आ जाती हैं तो थोड़ा हमें भी लगता है कि सीमाएं क्या क्या हैं। जैसे आरक्षण के संदर्भ में, यानी ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधानों के तहत आप देखते होंगे, ठीक है, कि एससी एसटी के अभ्यर्थी, मान लीजिए आप, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल कैटेगरी जो मान लीजिए अभ्यर्थी हैं, हम एक अमूमन ये लगा लेते हैं कि टॉप 50 में आने वाले कैंडिडेट जो हैं, टॉप 50 रैंक हासिल करने वाले, ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी जो हैं, ये आईएएस के लिए चले जाएंगे, ठीक है। ये आईएएस के लिए, यानी इन्हें आईएएस में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाद बाकी इससे कम रैंक वाले होंगे आईपीएस के लिए चले जाएंगे, ठीक है, आईआरएस के लिए चले जाएंगे। ये आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है काफ़ी बार। अब आप देखते होंगे काफ़ी बार क्या होता है, 350 रैंक वाला व्यक्ति जो है वो आईएएस के लिए भेज देते हैं वो लोग। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं भाई वो एससी एसटी या फिर ओबीसी कोटे से आ रहा हुआ, इसी वजह से तो भेज दिया गया आईएएस के लिए, ठीक है। तो ये इस बारे में यहाँ पर इसको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है भाई आप तो केवल भर्ती करो, बाद बाकी प्रक्रिया आपसे मतलब नहीं है कि आप क्या करोगे क्या नहीं, आप तो आपका काम केवल भर्ती करने का है, बाद बाकी हम किसे कहाँ पहुँचाएं वो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि सेवाओं व पदों पर नियुक्त के लिए अनुसूचित जाति दावों को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर यानी कि ठीक है, यानी इस विषय में इससे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। अगली बात है आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता, सदस्यता, उच्च राजनैतिक जो राजनयिक उच्च पद होते हैं, ग्रुप सी डी की सेवाएं अधिकतर होती हैं इन पदों से संबंध में, ठीक है। इस मामले में भी यूपीएससी से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है, ठीक है। सरकार जिसे चाहे राजनयिक बना सकती है, सरकार जिसे चाहे अपना कोई विशेष व्यक्ति है विशेष कार्य के लिए सौंप सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर ये संघ लोक सेवा आयोग कहे अरे भाई ये तो फलाने बैच से बिलोंग करते हैं इसलिए यहाँ पर ये वरीयता में ऊपर आ रहे हैं तो इन्हें आप लगाइए इस पद पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर केंद्र सरकार चाहेगी भाई हमें ये व्यक्ति हमारे फेवर का है और ये व्यक्ति से हमें ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम इस व्यक्ति को इस सेवा में पहुँचाना चाहते हैं तो लगा सकती है, यहाँ पे यूपीएससी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर संविधान, यानी संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, इनके पद के संबंध में यहाँ पर नियमन बना सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा दे या जोड़ दे, ठीक है। अब इसके लिए इसे जो है राष्ट्रपति को लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, ये यहाँ पे स्पष्ट बात कही गई है। यानी इसके लिए इसे ऐसा नहीं है कि भाई परामर्श करना पड़े तभी वो उसके नियम वगैरह, कानून वगैरह, उसके जो सेवा पद वगैरह इसका जो बारे में जो है बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि अपने मर्जी से राष्ट्रपति कर सकता है। इसके लिए कम से कम क्या करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, इसके लिए राष्ट्रपति को जो है इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा और संसद के सदन में यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी, यहाँ पर मतदान हो जाएगा या इस पर संशोधन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद ये पारित माना जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भूमिका देख लेते हैं भाई, इसके मान लेते हैं भूमिका क्या है। देखिए भूमिका आप सब जानते हैं क्या क्या भूमिका है क्या नहीं है, भूमिका जानते हैं, भर्ती करने की भूमिका है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है काफ़ी बार कि सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग केवल और केवल भर्तियां करता है, बाद बाकी ट्रेनिंग कहाँ, उनका प्लेसमेंट कहाँ होगा, किस कैडर में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये साफ साफ बात कही गई है। ठीक है, यानी इसकी जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, प्रशिक्षण वगैरह मिलता है, पेंशन वगैरह जो होती है, उसके मामले में जो आपकी जो है यहाँ पे जन लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत 3 विभाग बना दिए गए, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट। ठीक है, यहाँ लिख लेना कि सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या संस्थाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब इस तरह के मुद्दे कौन देखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मुद्दे देखने के लिए यहाँ पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का, ठीक है, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ये मुद्दे देखेगा। ठीक है, और कार्मिक जो है वो जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग जो है जन लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, इसके 3 विभाग हैं, उन 3 विभागों में से एक एजेंसी के रूप में है। ठीक है, देखिए यूपीएससी सही तौर पर जो है आपकी एक भर्ती एजेंसी के तौर पर कार्य करता है, इसका बाद बाकी कोई संबंध नहीं है। भाई व्यक्ति को हम कैसे ट्रेन करेंगे, व्यक्ति कौन सी सेवाओं में लगाया जाएगा, आईएएस में लगाया जाएगा, आईपीएस में लगाया जाएगा, आईआरएस में लगाया जाएगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब समझ गए होंगे, केवल और केवल यही इतना ही कार्य करता है। इसको तमाम पकड़ा तो हमने तमाम दिए गए हैं कार्य कि हम ये कर सकते हैं, वो शक्तियाँ दे दी गई हैं, लेकिन हकीकत में ये शक्तियाँ आप जो एंड में देख रहे हैं यही रियल में है अभी। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए आगे एक ये हुआ था 1964 में एक सीबीसी का गठन बनाया गया था, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन जिसे बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था। आयोग बनाने का प्रावधान यही था कि भाई भ्रष्टाचार वगैरह के जो मामले हों उसका निस्तारण किया जा सके, किसी के प्रति अगर कोई मंत्रालय वगैरह कोई यानी कोई विभाग है सही से कार्य नहीं कर रहा है, उसके कार्यों की देख रेख की जा सके। अब चूंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग था ये संवैधानिक नहीं था, ठीक है, उस समय संवैधानिक रूप से इसका गठन नहीं किया गया था, संविधान में नहीं था कहीं भी, जबकि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है ये संविधान में गड़बड़ लेता है, संवैधानिक रूप से प्रावधान है। तो ऐसे में जब यहाँ पर नौकरशाही पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई जब करने के लिए संपर्क किया गया तो क्या हुआ कि भाई संघ लोक सेवा आयोग तो कह रहा है भाई हमारा जो ये व्यक्ति है फलाना जो हमारा व्यक्ति है इसमें इस पर कोई आरोप नहीं है, भाई आपका सीबीसी कह रहा है भाई ये व्यक्ति फलाने आरोप में संलिप्त पाया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों पर कॉन्फ्लिक्ट जो है होना लाजमी था, ये दोनों पर एकदम मतभेद होना बड़ा ही लाजमी था, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का जो है पद बड़ा है, सीबीसी से बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे अक्सर ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कभी सीबीआई कभी ये सब चीज़ें, तो ये आपस में उलझ के रह जाती हैं। यानी कि आप सही से अगर माने, सही शब्दों में अगर अर्थ जाने इसका माने, तो यकीन मानिए सब कोई ज़्यादातर को ये मुद्दे ज़्यादा भटकते हैं या मुद्दे ज़्यादा फैलाव होता है उनका, फिर उन्हें निपटाने का काम कौन करता है, आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर संसद करेगी, और बाद बाकी सब जो बना दिए गए आयोग वगैरह ये सब चीज़ें सब कहने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संवैधानिक प्रावधान इसके और राज्य एवं वाले समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। ठीक है, 316 जो है इनकी नियुक्ति कार्यकाल के बारे में बताता है। 17 जो है यहाँ पर आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी निलंबन के बारे में बताता है। ठीक है, 18 इनके वेतन और सेवा शर्तों के संबंध में बताता है। ठीक है, ठीक है, और देखिए ये इस तरह से इसके प्रावधान है 323 तक है। ठीक है, ये आप सब देख लेना, ये दोनों के सेम है, संघ लोक सेवा आयोग के भी सेम है और राज्य लोक सेवा आयोग के भी सेम है। अब चलिए राज्यों का एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए राज्यों वाली भाषा बिल्कुल समान है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी वहाँ पर 14वें भाग में ही रखा गया है 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। संरचना क्या होगी, ठीक है, संरचना का वही है यहाँ पर, यानी इसमें यानी कि एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों के बारे में कोई यहाँ पर बताया नहीं गया है कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में कुछ प्रावधान नहीं बताया गया है, यानी कि वही एक अध्यक्ष और एक सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ठीक है, यानी कि सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, यानी विवेक पर छोड़ दिया गया है पूरी तरह से, ना ही कोई योग्यता का जिक्र किया गया है। फिर भी कोई 10 साल वाली योग्यता हमने मान ली है, ठीक है, कि 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो से रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी पदावधि के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, पदावधि के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग में थोड़ा डिफरेंस है। वहां पर आपने देखा होगा, ठीक है, यानी पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल का कार्यकाल होता था और 65 साल तक, 6 साल या
65 साल तक, जबकि यहाँ पर क्या है 6 साल या 62 वर्ष तक है। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों में की डिफरेंस है, यानी कि आयोग के अध्यक्ष सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपने पद धारण कर सकते हैं, जबकि आपने संघ लोक सेवा आयोग के मामले में देख रहा था 65 साल की एज तक था, ठीक है। ये यहाँ पर डिफरेंस है। और वही सब कुछ है कि राज्यपाल 2 परिस्थितियों में कार्यवाहक का नियुक्त कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, जब पद रिक्त हो या फिर कार्यवाहक अध्यक्ष जो है यानी कि जो अध्यक्ष है वो उपस्थित ना हो, अनुपस्थित हो, ठीक है। तो इस वजह पर इन ऐसे टाइमों पर वहाँ पर जो है आपका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने का भी प्रावधान है। जी वही सब कुछ सेम है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही सब बताया गया है कि इसे हटाने का प्रावधान क्या है। देखिए यहाँ पर हटाने के संदर्भ में अगर आप निष्कासन के संदर्भ में देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, देखिए इनकी नियुक्ति वगैरह का प्रावधान तो राज्यपाल के हाथ में है, लेकिन इन्हें हटाने की पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है कि भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हो, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति इसने उन्हीं आधार पर हटाएगा जैसे हम यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाते थे, उसी आधार पर इन्हें भी हटाया जाएगा। यानी कि वही दिवालिया होना, पदावधि के दौरान कोई अपने कर्तव्यों के बाहर कोई वेतन के पद पर हम तैनात हो गए हैं, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से हम बेकार हैं, ठीक है, तो इन आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है। और देखिए हटाने के संदर्भ में वही है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, से जांच करेगा और जांच में अगर वो सही पाएगा बर्खास्त, तो इन्हें बर्खास्त करने की ये सलाह का समर्थन करेगा। और उच्चतम न्यायालय पाएगा भाई इन्हें बर्खास्त करना अनुचित है, तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त नहीं कर सकता है। ये साफ साफ बात वही है। देखिए सब कुछ सेम वही है, भाषा भी वही है, ठीक है, और कदाचार वाला भी वही है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सब कोई भी अलग से मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ वही है, तो वही मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं यानी अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इनकी पदावधि सिक्योर है भाई, इतनी पदावधि जो इन्हें मिली है 6 साल या 62 साल, तो इनकी सिक्योर है, यानी इन्हें ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। बेशक नियुक्ति इनकी जो है राज्यपाल करता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। या सेकंड पॉइंट गौर करने वाला है, ध्यान देने वाला है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी सेवा शर्तें होती हैं, सेवाएं किस प्रकार देंगे, शर्तें यानी सेवा शर्तों के मामले में राज्यपाल तय करेगा, जबकि यूपीएससी के मामले में वहां पर राष्ट्रपति तय करता था, ठीक है, आपने देखा था। दूसरी बात यह है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा इसके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन कहां से मिलेगा? ये मिलेगा राज्य की संचित निधि से, ठीक है। और विधानमंडल जो है इस पर कोई मतदान नहीं करेगा, ये आप ये भी ध्यान रखना। यानी कि वहां पर संघ लोक सेवा आयोग का भारत की संचित निधि से था, यहाँ पर राज्य की संचित निधि से होगा। ये संबंधित राज्य का जहाँ के भी अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष और ये होंगे वहाँ के, ठीक है, वहीं की जो है संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग की, ठीक है, तो वहीं के उससे किया जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और राज्य लोक सेवा आयोग के दोनों के कंपेयर में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का पात्र होता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूँ, यूपी, ठीक है, यानी यूपी का जो यूपी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष है, अब वो रिटायर हो जाएगा, तो रिटायर होने के बाद वो आपका यूपीएससी में अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर यूपीएससी में सदस्य के पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है, या फिर यूपी से रिटायर हुआ व्यक्ति जो है किसी और राज्य में, मान लीजिए राजस्थान में जा सकता है, राजस्थान का जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है, जबकि और कोई नौकरी में नहीं जाएगा वो, नहीं, और किसी और नियोजन में नहीं जाएगा वो, ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं इसी में भाई यहाँ पर कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है कार्यकाल के बाद क्या करेगा, ये यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, संबंधित जिस राज्य से बिलोंग करता है उस राज्य लोक सेवा आयोग का, या फिर अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग है वहां के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन भारत सरकार के किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेगा, ठीक है, केवल इन्हीं विभागों में जाएगा, ठीक है। तो वही सेम है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही सब कुछ लिखा है, कार्य क्या क्या है, कैसे कार्य करेगा, वो आप सब देख चुके हैं, वहां पर देख चुके हैं, वही सब सेम लाइन है यहाँ पर भी है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है लाइनों में, सब लाइनें यहाँ पर वही है, सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चुनिंदा कार्य हैं वो देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि मान लीजिए काफ़ी बार क्या होता है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है इससे मिलता जुलता नहीं है, इसके साथ बैठक नहीं करता है, संपर्क नहीं करता है और अपने हिसाब से कोई भर्ती वगैरह कर देता है, अपने हिसाब से कुछ पदों को नियुक्त कर देता है, पदों पर लोगों को नियुक्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वही होगा जो वहाँ पर हो रहा था, ठीक है, यानी उसे अमान्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि न्यायालय ने यह कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने के बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को जो है अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। यानी मान लीजिए
जो राज्य सरकार है अपनी मर्जी से कार्य कर रही है और लोग जो राज्य लोक सेवा आयोग के संपर्क कर ही नहीं रही है, अपने हिसाब से उसने लोगों को लगा लिया, अपने हिसाब से विभागों में लोगों को पहुंचा दिया, ठीक है। तो ऐसे में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब सेम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी कि अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो वहां पर क्या था, संसद जो थी यूपीएससी के कैंडिडेटों को जो है अपने विभाग से अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्यभार भी सौंप सकती थी, ठीक है। यहीं पर राज्य विधानमंडल जो होगा वो राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान कर सकता है। सेम वही है लाइन और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए राज्य विधानमंडल जो है इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करेगा, यानी कि जब अलग सेवाएं प्रदान करवाएगा तो कार्य का विस्तार भी करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अपनी रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट हर साल किसे सौंपेंगे, ठीक है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी कार्यों की रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए सीमाएं क्या हैं, देखिए सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। सीमाएं इनकी देखते हैं इनकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि भाई एक तो इसके बारे में राज्य लोक सेवा आयोग से कोई सरकार संपर्क नहीं करेगी। पहली बात तो अगर आरक्षण के मामले में बात करें, चाहे ओबीसी वाला हो या एससी वाला हो, इसके मामले में कोई भी सरकार जो राज्य सरकार इनसे संपर्क नहीं करेगी, इनकी बात नहीं मानेगी, ठीक है। वो अपने हिसाब से आरक्षण का जो प्रावधान है जो लागू करवाना चाहती है वो लागू करेगी, ठीक है। इस स्थिति में इनकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग में इनके किसी पद सेवा का कोई विषय हटा सकता है, इनके कार्य क्षेत्र से हटा सकता है, ठीक है। इसके लिए इसे जो राज्यपाल को, जैसे वहां पर यूपीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति को यूपीएससी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर राज्यपाल को भी यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की जरूरत नहीं है इनके विषय को हटाने के लिए, कोई विषय जोड़ने के लिए, पद को हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसे राज्यपाल को कम से कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष इस निर्णय को, नियम को रखना पड़ेगा और वहाँ राज्य विधानमंडल इसमें जो अनुशंसा कर दे, संशोधन करवाए या फिर ऐसे ही से पारित कर दे तो वो यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। तो वही सब कुछ सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भूमिका क्या है। देखिए भूमिका वही है जो वहाँ पर भूमिका आपने पढ़ी थी, कुछ भी भूमिका के बारे में नहीं है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। भूमिका के बारे में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है कि भाई इसका कार्य केवल भर्ती करने का है, इनको प्रशिक्षित करने का कार्य इनका नहीं है। प्रशिक्षित करने का जो मामला है वो कार्मिक विभाग, ठीक है, या सामान्य प्रशासनिक विभाग देखता है, ठीक है। नियुक्त यानी जो है इनको विभिन्न विभागों में भेजने का, विभिन्न पदों में भेजने का जो कुछ मामला है वो वही देखेंगे, इसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, केवल भर्ती करने का काम है इसका, ठीक है। और प्रोन्नति है, अनुशासन के विषयों में सरकार को सलाह दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसका काम। और बाद बाकी बातें सेम, सब वही बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है। कुछ यहाँ पे बस थोड़ा सा नया ये है, वो हम देख लेते हैं। ये नया है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यानी जब दो राज्यों के लिए कोई जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को बनाया जाएगा उसका क्या क्या संवैधानिक प्रावधान होंगे वो हम देखेंगे। देखिए आप सभी को पता है आपका संविधान का आर्टिकल 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान बनाया गया है आर्टिकल 315 में, लेकिन कहीं भी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा नहीं की गई संविधान में, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहाँ सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, ठीक है, वहीं जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इसका गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये वाला आप ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जहाँ पर संविधान में प्रावधान दिया गया आर्टिकल 315 के तहत, वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसमें क्या है भाई, राज्य विधानमंडल अगर चाहे, इच्छा करे, अनुशंसा करे, भाई ऐसा करे कि भाई हमारे लिए एक संयुक्त रूप से बना दिया जाए, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसके जरिए भर्तियां वगैरह अपनी करवा सकें, तो ऐसे में संसद इस पर डिसीजन लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, ठीक है, तो अल्पकाल के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था भर्तियों को करवाने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, इस तरह से एक कौन सी संस्था हो जाती है, ये एक सांविधिक संस्था हो जाती है, स्टैट्यूटरी संस्था हो जाती है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में वर्णित प्रावधानों के अकॉर्डिंग, और सांविधिक का मतलब जो होता है कि भाई संसद से पारित और राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, सांविधिक में आ जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वही है इनकी सेवा शर्तों के बारे में, यानी कि इन्हें जो है नियुक्त, जो देखिए इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल नहीं करता है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की। दूसरी बात, इनका कार्यकाल वही होता है जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। और वही सब प्रोसीजर इनका भी है सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए ये अपने जो कार्यों की रिपोर्ट वगैरह जो है
यानी कि इनके कार्यों की सेवा संबंधित यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा की शर्तें जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ना कि राज्यपाल। ये भी आप जान लीजिए। दूसरी बात ये है, ये अपने कार्यों की रिपोर्ट जो होती है वो राज्यपालों को सौंपते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वाले। ये यहाँ पे ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो बताए गए हैं प्रावधान, वो देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी परिपाटी कहाँ से स्टार्ट हुई वो देख लेते हैं। ये नोट में आप लिख लेना। देखिए, भारत सरकार अधिनियम बनाता 1919 में, तो इसकी व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ताकि जो है नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट्स जो है इनकी नियुक्ति की जा सके, ठीक है। यानी 1926 में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था, इसकी व्यवस्था के अनुसार 1926 में आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, ताकि जो नौकरशाह यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनकी मांग पूरी की जा सके। ये इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है ये, ठीक है, लोक सेवा आयोग के गठन का। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या 2 अधिक प्रांतों में गठन किया जा सकता है। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें भी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान बताया गया था। तो ये कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, ठीक है। अब देखिए बाद बाकी संवैधानिक उपबंध वही सब हैं, ये सब उपबंध वही हैं, सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस यहाँ पर वही पूछा जाता है कि नियुक्त कौन करता है, हटाता कौन है, ऐसे करके पूछ लिया, सेवा शर्तें पूछ ली जाती हैं, और बाद बाकी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।